सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 12वीं बरसी पर पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी गई और वहीं पर उसी जगह पर आज जलसा किया जहां पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। सब लोगों ने तकरीरें की, उनको याद किया। बहुत बड़ा सानिया था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद हालात भी बहुत ख़राब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसी मकाम पर ले जा सकते हैं जहां चारों सूबों से वोट मिला करता था, यानी चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर कहा जाता था। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की है उसमें उनकी तनकीद, उनके तीरों का रुख सिर्फ और सिर्फ आज की हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इस हवाले से हम पहले बात करेंगे और साथ आज ख़ास तौर पर एक अहम बात जो हमने करनी है कि असद खरल साहब ने एक खबर ब्रेक की थी अभी हाल ही में कराची के हवाले से कि चाइना कटिंग किस तरह से वहाँ पर हो रही है। उसका नैब ने नोटिस ले लिया है। कितनी बड़ी बात है। यही किसी सहाफ़ी के लिए एजाज़ की बात होती है कि वो एक खबर लेकर आए अवामी मफाद की और उस पर फिर एक्शन लिया जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले असद खरल साहब हम बात कर लेते हैं आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पावर शो किया रावलपिंडी में। आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देखते हैं कि हर दफ़ा यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, यानी उनका इन्फ्लुएंस इतना इस पार्टी पर कि बिलावल को भी साथ भुट्टो लगाना पड़ा, तो उसके बगैर ये पार्टी नहीं है। लेकिन क्या इस तरह के बरसी पर, जलसों पर जो तकरीर बिलावल ने की है कि आज जमहूरियत ख़तरे में है, मुल्क को ख़तरा है, मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह हर दफ़ा ये होता है कि नून लीग होती थी तब पीपल्स पार्टी ये कहती थी, पीपल्स पार्टी होती थी नून लीग कहती थी कि मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। आज दोनों ये कह रहे हैं, तो ये कोई नई बात आई है सामने, को विजन आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सामने, या वही पुरानी बात? फ़र्क उसमें एक आया ना, जिस तरह आपने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत होती थी तो उस वक्त वो नून लीग की हुकूमत इस तरह की बात करती थी जब अपोजिशन में होती थी, और जब नून लीग की हुकूमत जो है वो हुकूमत में होती थी और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती है तो वो ये बात करती थी। अब मामला ये इनकी आपस में लड़ाई हुई। नवाज शरीफ साहब जो है बेनज़ीर साहबा के ऊपर केस बनाया और जरदारी साहब के ऊपर केस बनाया, और बेनज़ीर साहबा ने नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ऊपर केस बनाया। अब एक दफ़ा जब हुकूमत आई तो नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने बेनज़ीर साहबा और जरदारी साहब के ऊपर केस बना दिए। तो उसके बाद उनकी जब हुकूमत आई तो उन्होंने नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ केस बना दिए। जरदारी भी अंदर 11 साल जेल में रहे। शरीफ फैमिली जो है उनके खिलाफ भी, शहबाज शरीफ उस वक्त भी गिरफ्तार हुए थे नेशनल बैंक के लोन में। उस वक्त भी उनको कमर दर्द था, 90s की मैं बात कर रहा हूँ, कमर दर्द पे उनकी। उसके बाद माशाल्लाह आज भी भाग दौड़ कर रहे होते हैं वो। अब मामला क्या है, अब दोनों क्यों कह रहे हैं? और उसके बाद आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसका भी देखा कि उनको जब पता चल गया कि लोग तो भूल जाते हैं, ये तो बेवकूफ़ हैं। वही जब एक दफ़ा हुकूमत नून लीग की आती है तो थोड़ी बार लोगों को जो है पीपल्स पार्टी की याद सताने लगती थी और करप्शन भूल जाती थी, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी तो थोड़ी देर बाद उनकी करप्शन भूल जाती थी और नून लीग की हुकूमत जो है उसकी याद सताने लगती थी। उसका नतीजा क्या निकला? वो समझ गया कि ये अवाम बेवकूफ़ है। लेकिन खरल साहब ये अवाम उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जलसा है ना, उसका मेन मकसद ये कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया। ये जो दस्तावेज मुझे आज कि हमने आपने हमें बारी पूरी करने देनी है, हमने आपको करने देनी, आप हमारे खिलाफ केस नहीं बनाएंगे, हम आपके खिलाफ। अब क्या हुआ? अब दोनों को पकड़े इमरान खान ने अंदर कर दिया। यानी उसके इदारे उसके नीचे जो काम कर रहे हैं, नैब नहीं कर रहा, लेकिन एफआई तो वजारत दाखिला के अंडर है ना। बाकी जो पंजाब हुकूमत में एंटी करप्शन के इदारे हैं, जो बोला था बात है गठ जोड़ नैब नवाजी जो बात की जाती है, लेकिन कैसा गठ जोड़ है कि जितने बड़े जिनके बारे में इमरान खान साहब ने इतनी स्ट्रगल की है, जिनका बयानिया है, उसमें एक आध बंदा ही होगा जेल के, या बैरून मुल्क है या अस्पतालों में है। मुझे बताएं, आज रावलपिंडी में जलसा रखने का मेन मकसद ये है कि पंजाब से एंट्री की जाए।
क्या बेनज़ीर भुट्टो की बरसी यहाँ मनाने से पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई रूम मिलेगा? सब लोग उनको मानते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस सवाल का जवाब। एक लेगेसी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और लोग आज भी वोट अगर देते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर। लेकिन खरल साहब ये बड़ा ज़बरदस्त आज तो उन्होंने जलसा किया और फिर पहली दफ़ा इस जगह पर आकर किया, लेकिन इससे क्या जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? क्या करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को अब दोबारा वो जंजीर बनने के लिए कि चारों सूबों में वोट मिले? आज पंजाब में इसीलिए डेरा लगाया कि यहाँ पंजाब में दोबारा से रिवाइवल हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्या वो हो सकेगा? क्या वो जो विजन था बेनज़ीर भुट्टो का कि आम लोगों के लिए सियासत करनी है, उनकी बेहतरी के लिए, या जो कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान, अब तो जाली अकाउंट्स का मामला है, अब तो चाइना कटिंग का मामला है, अब तो बंगलों का मामला है, हीरे जवाहरात का मामला है, सरे महल, पता नहीं क्या क्या, स्विस अकाउंट्स। तो वो बिल्कुल जो नज़रिया था वो पीपल्स पार्टी का कहीं दब सा गया है। लेकिन कहते हैं जी इसमें मीडिया का किरदार है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, ऑपोजिशन है, कभी हमें IJ कभी इसहाक खान, कभी लगारी, कभी परवेज़ मुशर्रफ, कोई ना कोई हमारी मुखालफत पर होता है, इसलिए ये सारे मामला होते हैं। मुझे ये बताएं उसामा साहब, मैं तो फैक्ट्स बेस्ड बात करूंगा। आपने बिलावल की लॉन्चिंग के हवाले से, उनकी जो माँ है लाश बेचने के हवाले से, जो आज जो उसको बेच रहे हैं, पहले भुट्टो को बेचते रहे हैं, अब वो अपनी वालदा को बेच रहे हैं। और अफसोस की बात है बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो नसरिया है, क्या ये तराने चला के कितनी देर लोगों को बेवकूफ़ बनाए, कितनी देर लोगों को साथ बेवकूफ़ खेलेंगे? लोग एहतराम तो करते हैं ना, एहतराम उनको मार दें, उनको जिंदा दरगोर कर दें, क्यों एहतराम करें भाई? मतलब वोट देते हैं लोग, वोट देते हैं बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर, आज भी वोट पड़ता है। लोग देते जाएं, ये लेते जाए, दे रहे हैं लोग, यही बदकिस्मती है। अब मुझे ये बताएं कि अगर इस बात को मैं मान लूं कि रावलपिंडी का एक जलसा करके वो लोगों को रुला धुला के और वो तराने सुना के आप समझते हैं कि वो रिवाइवल हो जाएगी? अगर रिवाइवल होनी होती तो कराची से लेकर पूरे पंजाब में मेरा कोई शहर नहीं छोड़ा था बिलावल साहब ने इलेक्शन से पहले। वो क्या था कि बिलावल को लॉन्च किया जा रहा है, बिलावल पंजाब के अंदर बैठे रहे। इलेक्शन से पहले अगर आप टाइमलाइन निकाल लें, डेट्स निकाल लें, ड्यूरेशन के हवाले से निकाल लें, तो सबसे ज़्यादा फोकस सिंध छोड़ के 3 सूबे भी मिलाएं तो सबसे ज़्यादा उन्होंने पंजाब के अंदर पड़ाव किया, डेरे लाए, रैलियां निकाली, बैठे लोगों को पैसे दिए कि टिकट ले लो, यानी टिकट लेने के लिए लोग टिकत लेने के लिए पैसे देते हैं। उन्होंने कहा टिकट भी लो और पैसे भी लो। मेरे सवाल का जवाब तो आपने नहीं, लेकिन सिंध में अगर वोट डाल सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं? इज्जत एहतराम यहाँ पर। अब सिंध में क्या, कहाँ है वोट, कहाँ है सिंध में? कराची में किधर है पीपल पार्टी? नहीं, कराची में नहीं, लेकिन इंटीरियर सिंध में आज भी सबसे बड़ी जमात है, पहले से ज्यादा मेजोरिटी से कैसे आगे? इंटीरियर सिंध में ये है तो काम किया होगा उसकी वजह नहीं, काम नहीं होता वहाँ पे। माफियाज हैं, माफियाज राज हैं, जिस तरह पंजाब में था। जब एक ट्रेंच बन जाता है, माफियाज बन जाता है, तो आपको पता है पुलिस के जरिए लोगों को दबाया जाता है, महकमा माल और रेवेन्यू के जरिए दबाया जाता है, KDA और MDA के जरिए दबाया जाता है। उसके बाद साहब मैं खुद जा चुका हूँ गड़ी खुदा बख्श बरसी पर, अरबों और बैन बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। वो जो करते हैं उनका कसूर तो नहीं है। हाँ, नहीं, उनका तो कसूर नहीं है, वो तो, लेकिन उनके साथ इन्होंने कुर्बानी दी है दुनिया के साथ जो इन्होंने किया है। मुझे बताएं कितने सालों से पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अदवार में अगर मिलाएं 20-30 साल हो गए सूबे में भी, इस तरह मरकज में भी 8-10 साल। इनका अपने जो भाई शहरों की आप बात करते हैं, लाड़काना की देख लें, नवाब शाह की देख लें, गड़ी खुदाबख्श की देख लें, और मिट्टी के तो मैं जिक्र नहीं करता कि वहाँ पर जो भूख नाच रही है, रक्स कर रही है, ये अरबों रुपए का जो वहाँ पे वो मॉडल कहते हैं कि हमने वहाँ पे बना दिया, वहाँ पे तो बिलावल भुट्टो साहब कि हमने वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम कर दिया। ये है कि रावलपिंडी के हालात उससे बहुत बेहतर है, अगर वहाँ भी बड़ी परेशानी है। रावलपिंडी में इनका क्या कमाल है? है नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जहाँ उन्होंने जलसा किया शायद यहाँ देख कर मामला ये है कि आप पहली बात तो ये है कि आप अपने वालिद साहब से तो पूछें कि उन्होंने क्राइम सीन जो है आपकी वालदा का वो क्यों दिलवाया? आपकी अपनी वालदा का ब्लैकबेरी तो रिकवर कराएं जरा। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, आप पूछे ना वाला अब्बा जी से, पापा से, बाबा से कि वो मेरी मोहतरमा वालदा का जो ब्लैकबेरी है वो आपने क्यों नहीं किसी इदारे को दिया? मुझे तो दिखा दें, मुझे ही फ्रांसिक रिपोर्ट उसकी दिखा दें, मैं करा आज तक वो शक दूर हो जाएगा ना। इन्वेस्टिगेशन कुछ लोग जिनको पकड़ा छूट गए, बाकी आते बाबा से ये पूछ ले अपनी माँ के कातलों के बारे में कि वो कौन बता था जिसने कहा था कि बाहर आए जरा, वो जरा रिकॉर्ड CDR ब्लैकबेरी से निकलेगा ना। उनसे ये पूछ ले बाबा से, 5 साल आपकी हुकूमत थी, 5 साल हुकूमत थी,
तो आपने मेरी मामा के कातिलों को क्यों नहीं रहमान पकड़वाया? मलिक साहब तो यहाँ खत्म करते हैं जी, बैतुल्ला मसूद तो ड्रोन हमले मारा गया, असल मास्टरमाइंड तो वो था, इकरामुल्लाह बात खत्म हो मसूद गई। 30 लाख किसने दिया? मुझे सिर्फ छोटी सुने, लिंक सुन ले, मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ। कराची के एक पुलिस अफसर जो किसका कार्य खास था, उसको कहा गया, पैसे दिए गए कि आप एक सुसाइड बम्बर बुलाओ, शूटर बुलाओ। उसको ये नहीं बताया गया क्या करना है। रावलपिंडी उस अफसर की जिम्मेदारी थी, इकरामुल्लाह मसूद भी उसमें किरदार है। उस वक्त के डीजी फिर क्यों नहीं ये सब किरदार जनरल सामने बिलाल अकबर भी फिर इस नूली की वाक़े से हुकूमत में क्यों नहीं आ गए? आगे अभी हुकूमत कर दे अगर ऐसा बहुत है सारे जरदारी साहब शार्प माशाल्लाह। नहीं सर, ये ऐसी साजिश थ्योरियां लिंक बना दी नहीं। जाती हैं कि जी जरदारी साहब ने मैं जो बता रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं। मुझे ये बता दें कि बैतुल्ला मसूद की बात कर रहे हैं हाँ आप, जी। वो मारा गया बिल्कुल। लेकिन बैतुल्ला मसूद ने जो ड्रोन भेजे, जो सुसाइड बम्बर ये शूटर वो मंगवाए जो कराची के पुलिस अफसर ने, उसको पैसे किसने दिए? अकोड़ा खटक वाले मामला क्या था, वहां पे आके रहे, उसका इशू नहीं है, लेकिन उनको यूज करके लिंक नहीं बन रहा। इकरामुल्लाह मसूद ने कहा कि मुझे ये पता है, मुझे यहाँ पता है, कराची के पुलिस अफसर जो कि जरदारी साहब के करीबी हैं, उन्होंने कहा कि हमें 2 चाहिए ऐसे शूटर और बम्बर। वो बंदा जो कार्य खास है जरदारी साहब का, ये मैं कोर्ट एंड कोर्ट बैठ। उसके बाद वह इकरामुल्लाह मसूद पकड़ा गया, रेंजर की हिरासत में रहा। अच्छा, सुन ले, सर ये तो बड़ी डिटेल हो जाएगी। जनरल बिलाल अकबर थे। मुझे बताएं आपकी जो खबर थी कल की, उस पर मैं आना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब चूँकि आज उन्होंने बड़ा मुख्तसर दौरा था कराची का, जिसमें वो बिजनेस कम्युनिटी के पास गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने वैसे तो बड़ा मसरूफ़ दिन आज गुजारा, लेकिन लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी उनसे काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं था सिवाय तहरीक इंसाफ के ही लोगों ने उनको रिसीव किया। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान भी उनके साथ थे। उसमें उन्होंने जो जोर दिया है कि जी नैब अब कार्रवाई नहीं करेगा बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस हम ले आए हैं, तो हमने सरमायादार को तहफ़्फ़ुज़ देना है ताकि वो पैसा बनाए, तभी पैसा वो बनाएगा तो और लोग आएंगे, पैसा बनेगा तो रोज़गार के मौके होंगे। तो खरल साहब जो आपने स्टोरी दी जिस पर आज नैब ने एक्शन भी ले लिया, बहुत बड़ी बात है। ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के इर्द गिर्द चाइना कटिंग हो रही है, वहाँ पर ला कानूनियत आम है और वहाँ पर किस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए प्लॉटिंग की जा रही है, प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो खरल साहब ने वो खबर ब्रेक की और नैब ने उस पर नोटिस दिया। क्या कहा था खरल साहब ने, पहले वो देखते। कब्र जो है उसके करीब चाइना कटिंग हो गई है, ठीक है। कब्र तक जड़ें फैल गई हैं। ठीक है, खुदा बाबर ने साहब। इस कब्र को बचा ले, बानिया पाकिस्तान की ऊपर नीचे फिर ओवरहेड ब्रिज बनने पड़ेंगे, तो जब हमने सारी चीजें बना दी, मजार उसका छुपा देंगे, उसके बाद बहाना आ जाएगा कि जनाब अब रास्ता रुक गया है, क्योंकि आगे आपने प्लाजे खड़े कर दिए, प्लाजे खड़े कर दिए हैं, फिर अंडरपास बनाएंगे, ओवरहेड ब्रिज छोटा कर दिया जाएगा, इस तरह ही होता है बनाएंगे, मजार ठीक छुप है। जाएगा। चले, नहीं, मुझे खुदा उम्मीद है, के लिए आप तसल्ली रखिए, इमरान जस्टिस खान गुलजार साहब, नैब के नजम मिर्जा ने उस वक्त जुमे के दिन टाइम मेरी ब्रेक वजह हो जाएगी से सर, और कोई खबर नहीं 8 होगी। बजे तक दफ्तर खोल के चलो बैठे ठीक है। रहे, बाबर डोगर साहब, 7 से 8 डोगर बजे साहब, पेपर नैब के ठीक। दफ्तर में बैठ के दिया। चले, बाबर डोगर क्या इस साहब। पे कुछ होगा? नहीं जी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश वाले दिन 25 दिसंबर को सिर्फ एक दिन पहले हमने ये प्रोग्राम किया था और आप देख रहे थे खरल साहब की आवाज़ बैठी थी, लेकिन जज्बा इतना था कि उन्होंने अपनी बात पूरी कही थी। खरल साहब, अब जब नैब को रोक दिया गया है कि वो कार्रवाई नहीं कर सकते बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ, तो बिजनेस ही कर रहे होंगे ना लोग जो चाइना कटिंग कर रहे थे, ये कैसे उनके खिलाफ करेंगे? सरकारी अफसरों के खिलाफ भी नहीं आप जा सकते नाअहली पर, तो अब नैब के हाथ तो बंधे हैं। नोटिस ले लिया आज आपकी खबर पर नैब ने और कह दिया जी चाइना कटिंग का नोटिस ले लिया गया है नैब ने, और चेयरमैन नैब ने कराची नैब को कह दिया इस पर कार्रवाई करे। सबूत सारे आपके पास हैं, तो आप उनको आप पेश देंगे ये सबूत जो आप वहां से लेकर आए, आप खुद वहां पर गए थे? देंगे नहीं, मैं सबूत नैब को दे चुका हूँ और प्रोग्राम में आकर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि डीजी नैब का मैंने हवाला दिया मिर्जा साहब, इसी हवाले से उनको सबूत दे चुका हूँ। और उस हवाले से मैंने ये भी बताया कि 19 दिसंबर को बरोज़ जुमातुल मुबारक को जो 5 बजे मैं डीजी जो वहाँ पे गया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में 5 बजे तकरीबन, जब मज़ार कायद से जाने से के बाद जो मैंने बताया मंजर, और उसके अंदर सबसे पहले तो बात ये है कि जो आपने ये बात की है कि इस पे हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हम पहले भी जो बात करते हैं कि कम अज़ कम मज़ार कायद जो है बानी पाकिस्तान की उसकी चाइना कटिंग को जो रोकने के हवाले से है कि बोल न्यूज़ और हमारा प्रोग्राम अब पता चला, क्योंकि इतना ताकतवर बिल्डर माफिया है, जिस तरह अभी इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं कि उस नहीं, वहां उन्होंने ब्रीफिंग उन्होंने लेनी थी, जावजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन ब्रीफिंग लेनी थी, उनको बताया गया होगा जी कि खरल ने यहाँ पर खबर दी, उस पर अब कोई एक्शन हो रहा है। बिल्डर माफिया जो है ना वहाँ पर सोते रहते हैं, वो सकते में सुन ले मेरे पास रात को भी आए, सुबह भी
आने की कोशिश की, जिस तरह राब्ते करने की कोशिश की, वहाँ पे उनके अपने भी पीटीआई के हलीम सिद्दीकी साहब, जब मैंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जहाँ मंजूर कादर साहब काका साहब बैठते थे, जी वह जब बड़े रिकॉर्ड उठाया, ताकतवर आदमी थे, उनको तो कोई हाथ नहीं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो हमें ये अप्रिशिएट मैं करता हूँ दिल से कि ये कौमी मामला था, इसमें मेरा पर्सनल कोई नहीं था, कम अज़ कम बानी पाकिस्तान के हवाले से। तो इस पे जो चेयरमैन नायब जस्टिस जवेद इकबाल साहब ने जो इस पे फौरी तौर पर यानी 25 दिसंबर को हमने मुतालबा किया, उन्होंने नोटिस लिया, और उसके बाद छोटी सी मैं खबर पढ़ के तो उस पर मैं बताता हूँ, जल्दी से बता दें, लेकिन मुझे ये शक है कि वो कहेंगे हम बिजनेस कम्युनिटी है। मैं बताता हूँ, थोड़ा सुन लेके उन्होंने क्या किया और क्या चीज़ थी। अच्छा, एक तो कॉमेडी साहब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जवेद इकबाल साहब ने जो आज उनकी प्रेस लीडर है, कि कराची में बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह के मज़ार के सामने और इर्द गिर्द चाइना कटिंग खसूसी कॉस्मोपोलिटन सोसाइटी कराची की तरफ से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ कि बिल्डिंग बाई लाज की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर तमीरात करने की शिकायत का नोटिस लेते हुए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, DG नायब कराची को तहकीकात का हुक्म दिया, नजफ मिर्जा साहब। तहकीकात में मज़ार कायद मैनेजमेंट सोसाइटी का किरदार भी देखा जाएगा कि इसने मज़ार कायद कराची के सामने मुबैना चाइना कटिंग और गैर कानूनी जो उनका काम था रोकना, और कॉस्मोपोलिटन सोसाइटी का काम था रोकना, मेरा नहीं था, लेकिन मैं एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी, मेरा जज्बा था। चेयरमैन साहब ने उसको किया इंडोज के गैर कानूनी तौर पर तमीरात करने के बारे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची को आगाह क्यों नहीं किया। वो तो साथ मिली हुई भाई, ये जब आप वहां गए थे मैं दिखाऊंगा, वो मिली हुई आगाह क्यों नहीं, उन्होंने तो बेड़ा कर किया। और वो आप देख रहे हैं जी, ये अच्छा आप पहले मैं इस पे आ गए थे, या डॉक्यूमेंट्स ये मैं बता दूं क्या हो रहा था ये। हाँ जी, ये बता दूं नाजरीन को, ये है जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जहाँ पहले मंजूर कादर काका साहब बैठते थे। ये फुटेज के साथ मैं बता रहा हूँ, ये साथ सारे डॉक्यूमेंट्स मिलकर चाइना कटिंग कैसे हुई है। ये दफ्तर जो है वो ये साथ दफ्तर के साथ एक ब्लर है वीडियो और एक ओरिजिनल है। वो जो फाइलें खोल रहा हूँ वो नीले रंग का कोट नजर आ रहा है और रेड कलर की फाइलें, और लेफ्ट साइड पे जो बैठा है वो चूहा बन के, चूहा इसलिए कि करप्शन की वजह से वो इस पे करता है नोटिस तो ले ले, वो चूहा और बिल्ली बन के ये नीचे बैठा हुआ जो, अच्छा वो ये डीजी वो हाथ पे सर पे रखा हुआ है और माफिया और हाथ जोड़ा है जो मंजर कैसी देख ले जरा। ये नाजरीन ये उनका दफ्तर है, किसका, ये बड़ा करे नहीं जरा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर 5 बजे 19 दिसंबर का रोज है, जब बानी पाकिस्तान के मज़ार से मैं आया और सीधे दफ्तर पहुंचा। वहां पर कौन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ये गालबन हलीम सिद्दीकी साहब है PTI के, ये MP हैं गालबन, क्योंकि मैं नहीं जानता। और जो बड़े बड़े बिल्डर माफिया बैठे थे वहां पे, और ये नीचे बैठा हुआ है, वो ये इधर बैठे थे, वो अंदर तीसरे कमरे में बैठा हुआ था, पहली मंजिल। और ये मैं पहले इसको मंजर कैसी कर लूँ, फिर नाम बता रहे तो पार्टिसिपेंट कौन थे। ये सारी चीज़ें मैं इनका रिकॉर्ड दे सकते हैं, मंगा सकते हैं उनका रिकॉर्ड। 5 बजे पहले कमरे में ये बैठे हुए सारे, उनके इंतजार में बड़े बड़े बिल्डर माफिया ताकतवर, उनके नाम भी बताऊंगा। ये वीडियो है, ठीक है, ये सुन ले। इसके बाद अगला कमरा है, अच्छा ये इंतजार में बैठे, कुर्सी रिकॉर्ड में मौजूद है, कुर्सी खाली थी, प्लान था उसके खिलाफ किस तरह हो रहा है, उनसे निकलवाया मैंने, मेरे पास तो था, फौरी तौर पर आया रिकॉर्ड, बड़े बड़े नक्शे इस टेबल से बड़े साइज के। अच्छा, ये बैठे हुए सारे ताकतवर MP PTI का, बड़े बड़े बिल्डर माफिया, इंतजार में, कुर्सी खाली है। अच्छा, अगले कमरे में सर ब्रेक का वक्त हो फिर अगले कमरे में मैं अंदर कुछ नहीं कहा, वापस आके बैठ गए। पौना घंटा दफ्तर ऑटो सील हो गया, ऑटो सील पहली मंजिल से लेकर मेरे नेटवर्क में बताया एक्टिव हो गया, बंदे सारे चारों तरफ घेराव कर लिया उन्होंने। मुझे नहीं, इनके महकमों के बंदे मेरे साथ मेरे सपोर्टर बन गए। वो बिलावल हाउस वाला शानी देख रहा था बेबसी की तस्वीर, ये बेबसी की तस्वीर उसकी भी देख रहे हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल किया कि रिकॉर्ड दे सकते हैं या मैं ले लूं। मैं कहा मेरे बंदे, उन्होंने कहा जी आपके बंदे मेरे बंदों के पास पहुंच चुके हैं, अपने महकमों के, इनके लोकल गवर्नमेंट के, दीगर महकमों के लोग मेरे साथ थे। अच्छा, रिकॉर्ड 2 मिनट में आता है, फाइल भी आती है, नक्शे भी आते हैं, वो एडमिट भी करते हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन मैं बेबस। आपको लगता है एक्शन हो जाएगा? मुझे बताएं। ये तो हो गया एक्शन, इससे ज्यादा क्या? नहीं, अब ऑर्डिनेंस आया, चीखे निकल, अब ऑर्डिनेंस आया है, चीखे कौन सी ऑर्डिनेंस? आप खुद कह रहे हैं MP वहां पर बैठे हो तो कारोबारी शख्सियत है, तो वो तो कारोबारी मार के लिए हमारा कारोबार है। 5 बजे दफ्तर खोल के जुम्मे को, तो वो तो बैठे होते, और वो जो उनके सामने बब्बर शेर बना हुआ था, वो जब मेरे सामने ढेर हुआ, ये डिफेंस नहीं होगा। तो बड़े बड़े बिल्डर माफिया जो है ताकतवर, बिल्डर माफिया उसमें कौन बैठा? कारोबारी हूं, कारोबारी कौन कारोबारी? ये चाइना कटिंग कार्यालय के सामने मैं जूते मारूंगा ऐसे बिल्डर माफिया को, करके दिखाया ऐसा मैं करने दूंगा। ऑर्डिनेंस आ गया है। कौन है? आज इमरान खान साहब ने वहां कहा है
कि अब नैब जो है ताजरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा? ताजरों के तो जब आप लूट मार, ये सारे ही ताजिर है। कौन ताजर जो चाइना कटिंग कर रहा है, वो जो ताजर रियल मोहसिन बने हुए एस्टेट के जनाब बड़े-बड़े ये बिल्डर्स जितने आप वो खुद ही कह रहे मोहसिन थे ना, ये सारे माफियाज हैं, जिनकी वो आप कहेंगे हम तो कारोबार कर रहे हैं जनाब। वो यहाँ। सारे उधर ये कह रहे थे कि आप हमें लाहौर क्यों नहीं बुलाते। ये वही दफ्तर था जहाँ पे FIA रिकॉर्ड उठाने के लिए जो गई तो सुप्रीम कोर्ट नैब के पास आ गया, मैंने उठा के दिया है भाई। नैब के पहुंच पास चुका है। पहले भी था, इनसे भी लिया है, वेट भी कराया है, डबल कॉपियां भी कराई हैं पहले। नैब जिसके दफ्तर में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद, यही मंजूर कादर वाला दफ्तर मशहूर जमाना फेक मनी लॉन्ड्रिंग जरदारी का कार्य खास ये अब भी चल रहा था, हमने तो सुना था कि सब अभी कुछ चल शुरू रहा हो है, गया चल सब रहा है कुछ जनाब। अब तो बड़ी उस पे कौन थे, रिकवरियां हो रही हैं। वहां पे लोग कौन बैठे हुए थे? शेख हाइट वाला अच्छा, जो फरीद बिल्डर है, असफा गार्डन वाला, शुएब नईमल नजिल बिल्डर, पता नहीं अलीजी गार्डन वाले, चौधरी को जुबैर हनीफ है, ये आइडियल बिल्डर वाला कोई माज शेख है। अच्छा। लास्ट में आया सारे वहीं थे। अच्छा चले खरल साहब, आपको बाहर हमारी बैठा तरफ था। से हम अब मामला ये है कि सारी शाबाश भी है, खराज तहसीन है कि शाबाश आपने नहीं इतना है, बड़ा ऐसे काम जो किया है। झूठे फ्रॉडिये नौसरबाज जो चाइना कटिंग करेंगे, कायदे-ए-आज़म की बानी पाकिस्तान की मिसाल की, वो ना नैब इमरान खान का बाप भी उनको नहीं रोक सकता कार्रवाई से। आपने ये अपना कैसे अपना कर काम सकते? कर दिया है। अब बानी देखते हैं कि पाकिस्तान नैब क्या के करता है। खिलाफ ठीक है, उसने मामले नोटिस को दिया। चाइना कटिंग करे, नैब का ठीक है, नोटिस ले। बड़ी बात है। ऑर्डिनेंस ब्रेक बिजनेस लेते हैं, माफिया ब्रेक, ठीक जो है। अच्छा काम करते हैं, लीगल काम करते हैं। सही है। ये इमरान खान साहब ने ये अच्छा, नहीं कहा एक बड़ी कि खबर- आप बानिया पाकिस्तान का। ठीक जी है, ब्रेक का वक्त हो गया। एक बहुत बड़ी खबर यह है कि रिव्यू पिटीशन जो फाइल की गई थी हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर हुई है। इस पर ब्रेक के बाद बात। अब पता चला। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, जिसमें 6 माह की मुद्दत दी गई थी, जिसके अंदर कानून साजी करना थी हुकूमत को। और अब हुकूमत 1 महीने के बाद गई है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन फाइल की है, जो कि समाअत के लिए मंजूर हो गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से हुकूमत की तरफ से दरखास्त की गई है, इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए, यानी कम से कम 5 जजेस को सुने। अब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब इस पर क्या फैसला लेते हैं और उसके बाद रिव्यू में क्या फैसला आता है, ये सब बातें बहुत अहम हैं। हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ ये है कि ये रिवायात पर एक्सटेंशन का मामला था और इसीलिए तयन भी नहीं किया जाता आर्मी चीफ की मुद्दत का, क्योंकि कभी भी वज़ीर आज़म को इख्तियार हासिल है एग्जेक्टिव के तौर पर कि वो आर्मी चीफ को हटा सकें। अगर तयन कर दिया जाए तो फिर मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन अंदर की खबर मैं आपको बता दूं, असल मामला हुकूमत के साथ ये हुआ कि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि कंसेंसस बनाया जा सके दीगर जमातों को साथ लेकर और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को खुश उसलूबी से हल किया जाए पार्लियामेंट में ही। लेकिन हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, उन्होंने अपनी कुछ शराइत साथ रख दी कि जनाब नैब के कानून में तब्दीली कर दी जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वो तब्दीलियां चाहते थे और दीगर कवानीन में वो बहुत कुछ लेना चाह रहे थे। नून लीग ने कहा कि जनाब आर्मी चीफ के टेन्योर का तयन करने के लिए तो हम साथ हैं, आपने 3 साल रखना है, जितना अरसा भी रखना है वो ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन का जो मामला है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से, उससे नून लीग भाग गई। अंदर की खबर यह भी है कि शहबाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि मामला कौमी मफाद का है, इसको हल किया जाए, लेकिन एक दफ़ा फिर मियां नवाज शरीफ साहब की सोच फ़र्क नज़र आती है। तो अब सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, हुकूमत की सारी उम्मीदें अब रिव्यू पिटिशन के साथ हैं। असद खरल साहब, क्या होगा? रिव्यू पिटिशन अपनी नौयत की पहली होगी अगर लार्जर बेंच बन जाता है इस केस में। इससे पहले हुबारा बस्टर्ड का केस था, उस पर साकिब निसार साहब ने लार्जर बेंच बनाया था रिव्यू में, वरना उन्हीं जजेस ने सुनना होता है। तो अगर ये 5 जजेस का बन जाता है और इन कैमरा का भी कहा गया है कि अगर इन कैमरा यानी जिसमें मीडिया या आम लोग अलाउड नहीं होंगे, उसमें हियरिंग ना हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए उसामा साहब, जो चीज़ ऐसी है ना, अब ये मामला चूँकि यही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसका डिसाइड करना है। इसके ऊपर तो मैं मुझे करनी भी नहीं चाहिए, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि सारी बात है अब वो क्या हो सकता है, ऑप्शन सारे मौजूद है जिस तरह आपने बता दिए। मामला ये है कि आपको याद होगा, मैंने, आपने भी, डोगर साहब ने भी, मैंने ख़ास तौर पर ये बात कही थी कि एक तो जो तफसीली जजमेंट भी आ गया कि इसमें 2 तय अक्सरियत वाला मामला नहीं था, ये सादा अक्सरियत में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली की बात की गई, ऐसे ही है। हाँ जी। तफसीली फैसले में आ गया। तो सादा अक्सरियत के लिए तो कम अज़ कम
हुकूमत कर सकती थी, कर सकती हाँ थी। कर सकती थी। सुन लें हाँ जी। मामला क्या हुआ, पहले भी मैंने उसी वक्त भी कहा, लेकिन इदारा जो है आर्मी चीफ की, वो उस वक्त मैंने ये भी बात की थी कि ये मामला मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ रेलिवेंट नहीं है। मामला है स्लॉट का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्लॉट का। तीसरी इसमें चीज़ है कि एग्जेक्टिव के इख्तियारात, जो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसके एग्जेक्टिव के इख्तियारात, ये 3-4 चीज़ें थी। अब मामला ये है कि उस वक्त मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जो मुतालबात की अभी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बताई, उस वक्त मैंने बता दिया था कि वो जब फहरिस्त आएगी तो कभी भी इदारा नहीं चाहेगा या हुकूमत नहीं चाहेगी कि इस ब्लैक मेलिंग में उनके साथ कंसेंसस वो ज़रूर चाहती है हुकूमत भी या इदारा भी, कि ताकि सारे मिलकर, ब्लैकमेलिंग ये ऐसा मामला है कौमी मफाद का, और कौमी मफाद का तो मान लेते पीपल्स पार्टी, कौमी मफाद को भी निकाल दें, इदारे से वैसे भी तुमको जमानतें मिल रही हैं, मामला तो यहाँ पे आप नैब में तरमीम कर देते। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या तुसी का मामला नहीं है, मामला है चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री के इख्तियारात का, जो हुकूमत ने बुनियादी नुक्ता उठाया है कि उस नुक्ते के तहत क्या सवाल, सिर्फ एक सवाल उन्होंने उठाया है कि क्या आर्मी चीफ जो है या बाकी सर्विसेज चीफ है, उनकी तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म को नहीं है? क्या सदर पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी या नोटिफिकेशन के जिसके हवाले से कि किसी को, जिसमें किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को कहें कि इसको आर्मी चीफ बना दें, क्या वो उसके ऊपर पाबंद नहीं है इम्प्लीमेंट करने के? तीसरी चीज़, अब मामला यह एम्बिग्यूटी क्या है? एम्बिग्यूटी है, सर मुझे बताएं ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या इनकी बातें नहीं मानी जा सकती थी? आपने कल बात की, वो आज भी कह रहे हैं मुफाहमत की सियासत थी, रस्म और रिवाज और पिछले और ये चीजें 72 साल से चल रहा था। मामला ये होता है कि आइन में सारी चीजों की तशरीह नहीं की जाती, बहुत डिटेल से नहीं होती। वो ठीक है, अब मुझे बताएं क्या आर्मी एक्ट, तो मैं समझता हूँ कि अब नजर सानी की, मैं इस वाले से मैं जो इस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स जो फैसला सुप्रीम करना है लार्जर बाइज में तय नहीं बनता, लेकिन एक बात, मैं अपना जो एक्सपीरियंस की बेस पे, इन फैक्ट्स की बेस पे, मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगेगा या लग रहा है कि शायद इन कैमरा, आपने बात की एक कि वो भी ऑप्शन है, ये गवर्नमेंट ने कहा होनी चाहिए, कवरेज नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जिस तरह का होता है ना कि ये वो ऐसी चीज़ है कि जो इसको कभी हुआ तस्वर ही नहीं किया जाएगा, एक होती है ना, क्योंकि मामला इसमें बड़ा एक आईनी मसला है। अच्छा, मेरा सवाल अटका हुआ, आईनी मसला क्या है कि सो मोटो है नहीं, दरखास्त का स्टेटस वापस है, वो हुई और बात की थी, कोर्ट ने कहा कि हमारा नाम निकाल के लाए, लेजिस्लेशन के डायरेक्शन का गुंजाइश है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दे सकती है कि इस तरह जाके अब ये सुप्रीम कोर्ट देखिए, मुझे बताएं हुकूमत क्यों नहीं मान लेती नून लीग पीपल्स पार्टी की बात? वो जो रास्ता चाहते हैं मुफाहमत कर ले, कभी भी नहीं मानेगी, कभी भी नहीं मानेगी, और मानना भी नहीं चाहिए। क्या आप समझते हैं कि एक इदारे को बदनाम नहीं किया जाएगा इससे? यानी क्या नवाज शरीफ साहब को क्लीन, उनकी फैमिली को क्लीन चिटें दे दें? करप्शन की जो चोर, जो लूट मार है जरदारी साहब को, वही उनकी डिमांड है ना। जी। फिर उसके बाद यही माना है ना, मसला क्या है? कह रहे हैं नैब में तरमीम कर, वो तरमीम इशू नहीं है, तो नैब में तरमीम की अल्टीमेटली तो वही है ना कि हमें क्लीन चिट दे दो। वैसे भी तो सर, क्या मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब का बेस लाइन क्या है, नैरेटिव क्या है, बयानिया क्या है? करप्शन मैंने अच्छा चोरों को नहीं छोड़ना, एनआरओ नहीं देना, 1 मिनट है मेरे पास, भागने नहीं देना, सारा भाग्य। परवेज मुशर्रफ साहब का जो केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में, अब उसका संगीन गद्दारी केस का जो फैसला आया था स्पेशल बेंच का, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और फुल बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। मैंने क्या कहा था और आपने भी बताई थी, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपको याद होगा। मैंने कहा ट्रायल कोर्ट जो मर्जी करता फिरे, वो नीचे है, उसमें आप चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का बिठा दें, उसमें हाई कोर्ट का बिठा दें, ट्रायल कोर्ट का जो कंपोजिशन है उसमें कुछ सीनियर बिठाएं, और ये वैसे भी फुल बेंच होगा। आप मुझे ये बताएं, हाँ वो उस हवाले से भी देखा जाए, मुझे ये बताएं उसामा साहब कि आपको मैंने कहा था उस वक्त कि इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय वो, और इसमें एक कहते हैं जी जब तक परवेज मुशर्रफ साहब नहीं आते तब तक अपील सुनी नहीं जा सकती। सुन ले, नहीं, मामला क्या है, ट्रायल कोर्ट को रोका था किसने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका था। हाँ जी, इस फैसला सुनाने से रोका था। इस ट्रायल कोर्ट उन्होंने कह दिया हम नहीं मानते। हाँ जी, तो अभी ये बन गया, मैं नहीं कह रहा मिसकंडक्ट कौन कर रहा है, नहीं ये तो अब नहीं मुझे
अब इतने ना बोले बने नहीं नहीं, ना मानने से मैं भी नहीं, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का था, वो भी हाईकोर्ट के जजेस, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना ना। अब तो ये लाहौर हाईकोर्ट के जजेस है जी जी, तो वो कल अब देखते हैं नहीं नहीं फुल कोर्ट जो क्या वो कह सकते हैं कि हम इनका फैसला भी उन्होंने तो फैसला दे चुके ना। नहीं नहीं, उन्होंने तो अब जो करना था कर लिया, स्पेशल कोर्ट को देकर फारिग हो गया। मेरे हिसाब से मिसकंडक्ट बन गया ना, क्योंकि इसको अपील को एक्सेप्ट होना, वरना सुप्रीम कोर्ट में चला जाता ना। जी जी, हाई कोर्ट ने अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जारी करे बात जी जी, या लाहौर हाई कोर्ट करे, क्या ट्रायल कोर्ट के ऊपर वाजिब है कि नहीं कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक? जी जी, उसको और मानना है ना। लेकिन अब तो देकर फारिग हो गई ना, ट्रायल फारिग हो गए ना। अब तो हाई कोर्ट आजाद है, जो मर्जी करे। जो मैंने कहा था कि जो करेगा फिर भरेगा, और जो कानून और आइन से बाहर कर जाएगा वो ट्रायल कोर्ट का वो क्या होगा उसका। अब ये मुझे बताएं, ये फुल बेंच बन गया जी, बेंच बन गया। फुल बेंच क्या कहेगा? इसका मतलब ये है, मुझे क्या पता है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसकी एक्सेप्टेंस थी कि उसकी एपलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो उसके नीचे है। जब उसके नीचे है तो उसको हाई कोर्ट एक और अदालत आलिया ने जब कहा कि आप ये काम ना करें तो उन्होंने कर दिया। वो बीच में स्क्रिप्ट का पोर्शन भी आ गया, वो दोनों आ गया ना लेवल के जजेस थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की नहीं मानी। अब क्या होगा? अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। वैसे आप मिसाल आपने सुनी है, 100 प्याज और 100 जूतों वाली। सर ब्रेक लेते हैं, मुझे तो फिर डर लगने लग जाता है। नहीं, मैं तो ब्रेक ले लें जी, ब्रेक वो काम ना ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान खान साहब ने फिर तवज्जो दिलाई है जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, और एक बड़ी खबर यह है कि OIC का इजलास भी इस हवाले से होने वाला है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। भारत में मुसलमानों के लिए सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने आलमी ज़मीर को जगाने की कोशिश की और कहा है कि RSS मुसलमानों का किसी भी वक्त कत्लेआम शुरू कर सकती है, और पुलिस तो बाकायदा गोलियां चला रही है मुसलमानों पर, और हलाकतों को छुपाया जा रहा है। कई मुसलमानों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया है, और अब इस तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं RSS की तरफ से कि इदारों को गोली मारी जाए। तो इतने शदीद खतरात पैदा हो चुके हैं भारत में मुसलमानों के लिए। इसी दौरान ये भी कहा जा रहा है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर जब आए उसके बाद ये भी स्टेटमेंट आई है कि OIC का रियाज में इजलास होने जा रहा है वज़राए ख़ारजा का, यानी 57 मालिक OIC में उनके वज़राए ख़ारजा आएंगे और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात होगी। तो खरल साहब, ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जब कश्मीर पर बात होगी, जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर सलूक हो रहा है उस पर भी बात होगी। आखिरकार पाकिस्तान ने मजबूर कर ही दिया OIC को कि कम से कम स्टेटमेंट तो आ गई कि बाबरी मस्जिद या ये जो मुसलमानों से शहरियत छीनी जा रही है भारत में, उसके खिलाफ स्टेटमेंट तो आई। अब अगर वज़राए ख़ारजा का इजलास होता है तो एक बड़ी बात होगी, और यह खदशा तो अब दुनिया मान रही है, पैदा हो गया कि वहां पर किसी भी वक्त मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो सकता है। लेकिन वैसे तो अब तक दर्जनों मुसलमान कत्ल कर दिए गए हैं। मैं इस पे इतने मेरा ख्याल समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान को या किसी मुल्क ना भी जाए ना कोई, टैक्स पेयर का पैसा है, मेरा ख्याल बचा ले तो बेहतर है। उस फॉरम के अगर ये आप उम्मीदें ला के बैठें कि OIC के 57 मुल्क हों या 52 हों, तो वहाँ पे हम समझते हैं कि फैसला हो जाएगा और वो कत्लेआम बचा लेंगे। इससे पहले OIC के कितने इजलास इस पे हुए, हम तो इस पे भी बगले बजाना शुरू करते हैं। उन्होंने एक लफ्ज बोल दिया। नहीं खैर साहब, देखिए नहीं क्या हुआ, 57 मुल्कों के बैठ के स्टेटमेंट, ये तो नहीं हो सकता कि ना फर्क पड़े, पूरी आलमी सतह पर उसकी साख को एक नुकसान होगा। और उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि इससे बढ़कर आगे होकर जनाब स्टेटमेंट आई थी, उनके बाल पर जूं तक नहीं रही भारत के, उसका किसी किस्म का कोई बायकॉट तो किया जाए कि वहां पर निहत्ते मुसलमानों पर गोलियां चले जा रही हैं, पुलिस फौज घरों में घुस रही है। अब ये मकबूजा कश्मीर की बात नहीं हो रही, ये पूरे भारत की बात हो रही है। अरुंधति रॉय कह रही है कि लोगों के घरों में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, विजुअल्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, वहां पर लोगों को ज़िद्दोकोब किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है। उसामा साहब, किसको नहीं पता ये, लेकिन मुझे बताएं कि आपके पड़ोस में आप देख रहे हैं एक गांव का चौधरी जो भारत या एक बदमाश दुनिया के सुपर पावर जिनको आप जोड़ने की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ के लंबरदार, वो आपके साथ वाले, आपके अजीज़ो कारब को, आपके रिश्तेदारों को, आपके हमस लोगों को, साथ वाला गांव, एक बंदा जालिम है, वो उनको लॉकडाउन करता है, वो उनको मारता है, नस्ल कशी करता है, फौज कशी करता है, 80 लाख 1 करोड़ की 8 लाख आबादी ऊपर गुजार, उनकी दवाइयाँ मेडिसन चीज़ें सारा नेट बंद करता है। अब आपको आप सारे रिश्तेदारों को बुला के ना आपने कुर्ब जवार के 57
गांव के लोग इकट्ठे कर जाते हैं, एक पंचायत बांट जाती है, तो उससे कोई दबाव नहीं आएगा? क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो इंतहाई एक जुड्डू किस्म की जो ऐसी होगी, उसका क्या फ़ायदा? मैं फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे क्या strong उम्मीद है? statement कितनी आएगी, दफ़ा हुई है? फर्क मैं पड़ेगा। ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं चले, की। देख कुछ भी बहुत नहीं शुक्रिया होगा, खलील कुछ साहब भी नहीं आपका। अल्लाह करे कि मुस्लिम उम्मा जागे, उनकी मुसलमानों का ख्याल गैरत जागे, रखे। कुछ शर्म आए। जो बातें मेरे इमरान बाद खान साहब कह शायद रहे थे वो होती नजर आ रही हैं। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे मुसलमानों को, जो कत्लेआम लग रहा है कि होने जा रहा है भारत में मुसलमानों का। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले बकौल अवाम हमारा स्पेशल सेगमेंट ज़रूर देखिए। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।